में क्या परेशानी है, ये मेरा प्रश्न है। सही कहा आपने सर। इस बीच अधीर रोज साहब भी जुड़ गए हैं, तो उनके पास आता हूं। पुराने जमाने में भी कई दशक पहले की बात होगी, अब तो जब पॉलिटिशियंस का पैसा उद्योगपतियों के द्वारा यूज किया जाता था वो सबको पता है, और सहारा ग्रुप उसमें एक मेन हुआ करता था। कुछ और हमारे पॉलिटिशियन थे जिनका सिर्फ एक ही काम होता था कि इधर का पैसा लेके उधर कैसे ट्रांसफर करना है, तो वो सब होता था। तो अडानी का केस भी एक ऐसा पिक्यूलियर केस है कि सामने चेहरा तो अडानी का है, लेकिन उसके पीछे जो पैसे का खेल है वो दूसरे चेहरों का है, और वो चेहरे सत्ताधीश जो हैं हमारे भारत के, उनमें से कोई एक दो तीन चार भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे अधीर साहब की कोयले में जो दलाली हो रही है अडानी साहब की, उसकी वो सामने है। राहुल लगातार बात कर रहे हैं, और जो अभी कल ही आंकड़े हमारे पास आए कि 2022 में हमने 3,85,000 करोड़ का कोयला आयात किया। 3,85,000 करोड़ का कोयला आयात किया सर। ये ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट हमारा इंपोर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है। कमाल की बात यहां पर ये आती है कि ये कोयला दो जगह से आयात किया जाता है, एक इंडोनेशिया से और एक ऑस्ट्रेलिया से, और दोनों जगह इन जनाब की खाने हैं, अडानी साहब की। और अगर खान नहीं भी होता तो भी कोयला सुनने में आया कि इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा ये आयात किया जाता है। और कोल इंडिया लिमिटेड से, जो कि 80% भारत का कोयला पैदा करते हैं और भारत सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में से है, उसको उतना कोयला उत्पादन नहीं करने दिया जाता ताकि बाहर से कोयला इंपोर्ट करना पड़े। और कोयला जब इंपोर्ट होगा तो कोई और करेगा, जब कोई और करेगा तो कोयले की दलाली होगी, दलाली होगी तो हाथ काले होंगे। तो अडानी का तो सारा का सारा व्यापार ही कालिख में लिप्त है। यहाँ तो लेफ्ट से लेके राइट में, चाहे वो पावर इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं या कुछ और मंगाए जाए, चाहे इनका बैंक ऑफ बड़ौदा का वो जो दुबई का इनका क्या कहते हैं कि जो अकाउंट्स थे, जो इन्हीं के अकाउंट थे, उस पे जो ट्रांजेक्शन है वो खुद ही गौतम अडानी नहीं बता रहा। कमाल की बात है, पूछा ही तो बताएगा क्यों? यानी कि वही बात ही होगी, रामलाल तो साथ में बैठा हुआ है जिसको पता है मेरी ऊंचाई कितनी है और मेरी मोटाई कितनी है और वजन कितना है, उससे नहीं पूछ रहे भाई तेरी हाइट कितनी है, दुबई वालों से पूछ रहे तेरी हाइट कितनी है, तेरा वजन कितना है। तो ये सारा किस्सा फिर से वही हो रहा है। तो ओसीसी की आरपी की जो रिपोर्ट है जर्नलिस्ट नेटवर्क की, उससे अब से भी पूछ रही है, कल की हेडलाइन है कि भाई बताओ तो सही, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कौन से हमारे पास सौंप हो। कहता पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट है, मुझसे क्यों मांग रहे हो आप? यानी कि सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम जांच ही नहीं करना चाहते उस शख्स के खिलाफ जो कि पूरा अपने एक माफिया तंत्र बनाकर बैठा है भारत में, तो कोई क्या कर सकता है? अधीर रोज साहब और राहुल ने भी वही सवाल उठाया कि अडानी गेट एक दिन सामने आएगा, जिस दिन सरकार आएगी तो पूरा केस, इसका जो परिणति होगी अंतिम स्थान तक, बिंदु तक पहुंचेगी। ये सारा मसला है रोहल साहब। जी दिनेश जी, धन्यवाद। दिनेश जी, बड़ी विचित्र बात है। आप देखिए कि जो सारा खेल है, सारी चीजें हैं, सेबी देखिए या दूसरी हमारी, आप तो खुद रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हैं, डीआरएआई है या जितनी चीजें हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि जब सेबी के पास मामला आया था तो सेबी के एक आदमी को आज वो एनडीटीवी में डायरेक्टर हैं, तो वो सारी चीजें। दूसरी तरफ हमारा मीडिया देख लें आप, कि मीडिया हमने वो दौर भी देखा अच्छे होशोवास में, जब बोफोर्स हुआ और काफी अखबारों ने, हिंदुस्तान के अखबारों ने उस इशू को किया। हालांकि बोफोर्स में कुछ नहीं निकला, बाकी 2G 3G, जीजा जी और सारे माता जी करते थे ये बातें, वो सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन अडानी साहब के मामले में जितनी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, मीडिया, सभी चुप बैठे हैं, वहां नाम लेने को कोई तैयार नहीं है, और देश की जनता को छला जा रहा है। अभी प्रोफेसर साहब ने सारा वो चीज तफसील में बता दी। लेकिन दूसरी तरफ आप मजा देखिए कि इंडोनेशिया से कोयला जो चलता है बहुत कम कीमत पर चलता है, जब वो मुंद्रा एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो कोयला है जिन पावर प्रोजेक्ट्स में वो कोयला इस्तेमाल हो रहा है, तो उन पावर प्रोजेक्ट्स वो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन आगे उसकी बिजली बेचने वाली जो कंपनियां हैं, हम कंज्यूमर को आने वाली, वो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोयले की जो दलाली कर रहे हैं और कोयले से जो कमाई कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, और बीच में जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो सरकारी हैं, और साथ में जो कंज्यूमर है उसकी जेब से भी पैसा जा रहा है। सरकारी पावर प्रोजेक्ट्स में जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है इन कंपनीज का, बाहर से आया हुआ, वो भी पैसा कमा रहे हैं।
सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है जो जिनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो हम कंज्यूमर है जिनके पावर टैरिफ्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अंधाधुंध बढ़ते जा रहे हैं बड़े शहरों में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो पूरा खेल है कि भाई आप सारी चीजें आपके सामने हैं, हमारी सरकार उस पे कुछ भी कहने से, कुछ जांच करना तो दूर, कुछ कहने से बचती है। और कहीं ना कहीं मंत्री सामने आ जाते हैं संसद में कि हाँ, इससे अगर ऐसे बात करेंगे आप, अदानी साहब का नाम सामने लाएंगे तो ये देश के साथ धोखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। भाई जो देश के साथ धोखा है वो तो हमारे पावर प्लांट्स में हो रहा है जो सरकारी है, दूसरी तरफ हमारे कंज्यूमर से ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। आप मजेदार बात देखिए दिनेश जी कि बनारस के आसपास, सोनभद्रा और उसके आसपास पावर प्लांट्स लगे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स है। वो कोयला खरीद सकते थे झारखंड या बिहार से जो नजदीक पड़ता है, वहां से वो कोयला खरीदते थे, लेकिन उनके ऊपर कंडीशन लगा दी गई कि आपको अब इंपोर्ट किया हुआ विदेशी कोयला इस्तेमाल करना है। अब जो 4% की उसके ऊपर जो एक कंडीशन लगाई गई है, जो हालिया एक सर्कुलर निकला है कि आपको विदेशी कोयला इस्तेमाल करना है, जबकि आपने सही कहा कि जो दुनिया भर में कोयला का उत्पादन करने वाले देश हैं उसमें हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। और साथ ही साथ हमारे कोल इंडिया के पास इस समय प्रचुर मात्रा में कोयला पड़ा है। लेकिन आप साथ ही साथ देखिए 2019 से 21 के बीच देश में जैसे ही दूसरी बार सत्ता दोबारा भाजपा के पास जाती है, तो भाजपा के दौर में 2019 में यह खेल शुरू होता है और कोल इंडिया के अधिकारियों को बिल्कुल चुप कर दिया जाता है कि वो ऑर्डर ही ना दें, अपने जो उनके पावर, अपने प्लांट्स, जो उनके कोल प्लांट्स है वहां से मैन्युफैक्चरिंग ना हो। और साथ ही साथ ये संकट एक तरफ दिखा दिया जाता है कि देश के पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत हो गई है, और उस किल्लत को पूरा करने के लिए अदानी साहब सामने आते हैं, और अदानी साहब फिर इंडोनेशिया से वो कोयला मंगवाते हैं। जब वो कोयला चलता है तो बहुत सस्ता है, मुंद्रा पहुंचने के बाद वो और 2 गुना 3 गुना महंगा हो जाता है। उसके बाद जब सरकार उसको खरीदती है तो वो हमारा आपका सबका पैसा है, वो सरकार को खरीदना पड़ता है। फिर जब कोल इंडिया वो कोयला इस्तेमाल कर बेचता है इनको, तो साथ ही साथ जो हमारे पावर प्लांट्स में जो पावर जनरेशन है उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब वो महंगा कोयला खरीद रहे हैं तो पावर महंगी होगी, वो महंगी पावर बेचेंगे। पावर खरीदना कंज्यूमर की आज की डेट में मजबूरी है, तो कंज्यूमर पे सीधा असर है। तो सीधा सीधा नुकसान साफ तौर पर सरकार के जो उपक्रम है उनको पहुंचाया गया, इस देश के करोड़ों कंज्यूमर को पहुंचाया गया, और जो मुनाफा था वो सीधा सीधा अपने जो मित्र थे इनके, उन मित्रों को दिया गया। लेकिन साथ ही बड़ी विडंबना है दिनेश जी कि हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य धारा के चैनल हैं, अखबार है, एक लाइन लिखने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को इंग्लैंड से लिखना पड़ता है, उस टीम में हमारे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट भी ये काम कर सकते थे, लेकिन उन सबको खामोश कर दिया गया है। तो एक बहुत ही विचित्र बात है जो इस देश के लोगों को सोचनी चाहिए, और जो हमारे सरकारी उपक्रम है जिनका पूरी तरह से बंटाधार पिछले 9 बरस में कर दिया गया है, उन सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले ऑफिशियल से लेकर मुलाजिमों को सोचनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी मेहनत से वो उपक्रम खड़े किए और जो मजदूर तक वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ आज क्या हो रहा है। तो ये देश में अगर ये चेतना नहीं आएगी लोगों में, ये जो मीडिया राजनीति का खेल चल रहा है और कॉरपोरेट का, तो आगे आने वाले दिनों में इस देश की जनता ऐसे ही लुटती रहेगी। हमारी जेब से गया हुआ सरकारी खजाने में पैसा ऐसे ही चंद कॉरपोरेट के हाथ में आता रहेगा।